Hello friends, this is Pooja Shrivastava from Studies on 86. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी के कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि सीटेट एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। जितने भी लोग सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो सीरीज स्पेशली सीटेट को टारगेट रखते हुए बनाया जा रहा है और प्रयास यही है कि 30 में से 28 मार्क्स लेकर के आए आप लोग। एक दो नंबर के हार्ड प्रश्न घुमाकर पूछ ही लेता है सीटेट, उनमें गलतियां हो सकती हैं, परंतु ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस से हम उन गलतियों को कम कर सकते हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया जाए जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। प्रश्न फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ऑप्शन है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, या फिर सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व, या फिर संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, स्व, या फिर शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट को दिखा देती हूँ। ये रहे ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट: फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। हिंदी में अगर बात करें तो शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और भाषाई विकास। अकॉर्डिंग टू दिस डोमेन्स हमारा सही उत्तर होगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं, या फिर बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, या फिर बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं, या फिर बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए हार्वर्ड गार्डनर की, तो हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है। उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई है। तो अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, बुद्धि जो है बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। उन्होंने कहा है कि जो बुद्धि परीक्षण होते हैं वो केवल एक ही प्रकार की बुद्धि को माप सकते हैं, ना कि 7 प्रकार की बुद्धि को। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हुआ सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 3, प्रगतिशील शिक्षा से। प्रगतिशील शिक्षा की बात हम सभी जानते हैं कि जॉन डीवी ने की है प्रगतिशील शिक्षा की बात। और प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है, प्रश्न पूछा है ये। खाली स्लेटों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, या फिर निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। फ्रेंड्स, जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा में यह बताया है कि बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है, उन्हें खोजकर्ता के रूप में देखा जाता है, उन्हें से समस्या समाधानकर्ता के रूप में देखा जाता है। बच्चे जो है अपने ज्ञान के निर्माता स्वयं होते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो गया बी, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है लेव वाइगोस्की से। ये है लेव वाइगोस्की। अगर आपने कभी पिक्चर इनकी देखी नहीं होगी तो देख लीजिए, इन्हें ठीक से पहचान लीजिए और अपने माइंड में बिठा लीजिए। ये एक रशियन मनोवैज्ञानिक है। लेव वाइगोस्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की बात करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चा जो है वो समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। तो प्रश्न ये पूछता है, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? क्या अधिगम एक निष्क्रिय गतिविधि है, अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि है, या फिर एक व्यक्तिगत गतिविधि है, या फिर एक सामाजिक गतिविधि है? तो इनके अनुसार, जैसा कि अभी मैंने बताया कि सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं ये। ऑप्शन डी इज राइट। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। यानी एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को चाहती है कि वो उनको मोटिवेट करना चाहती है प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, तो वो क्या करेगी? क्या वो शिक्षक पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को याद करने के लिए यानी कंठस्थीकरण करने पर बल देगी, या फिर पाठ्य पुस्तक में सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखने के लिए कहेगी, यानी उनको नोट्स बनाने के लिए कहेगी? क्या उससे वो प्रभावी तरीके से सीख जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, या फिर पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, बच्चे को प्रोत्साहित करके। बच्चा एक्सप्लोर करे, प्रोत्साहित करे और बच्चे को क्लास में ऐसे सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए, बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना है, क्योंकि बच्चे जो है स्वयं सक्रिय अन्वेषक एवं समस्या समाधान करता होते हैं तथा वे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। और एक टीचर को छात्रों के समझ समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए और उन्हें अवसर देना चाहिए ताकि वे समस्या का समाधान खोजें और उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो गया सी। चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। जेंडर क्या है? ये एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है और ये बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। जेंडर क्या है? यानी जेंडर या फिर लैंगिकता। जेंडर या फिर लैंगिकता ये जो है एक सामाजिक संरचना है, ना कि आर्थिक अवधारणा, जैविक निर्धारक, मनोवैज्ञानिक सत्ता नहीं। जेंडर जो है सामाजिक संरचना है, समाज ने इसे निर्धारित किया है। अगला प्रश्न ये कहता है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? यहाँ पे कुछ दिया हुआ है परिस्थितियां, देखते हैं। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, यानी वे डीमोटिवेट हो जाते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को छोड़ देने की संभावना होती है। कार्य को वो आसानी से किसी भी काम को छोड़ देते हैं कि भाई हम कर ही नहीं सकते, तो फिर मेहनत ही क्यों करना है। ये किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, या फिर आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, या फिर संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, या फिर संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। फ्रेंड्स, प्रश्न बहुत आसान होता है, सीटेट ऑप्शंस को घुमा देता है, जिससे ऑप्शंस जो है बहुत उलझा देते हैं यहाँ पे। इस प्रश्न का आंसर मैं बताना चाहूंगी। इस प्रश्न का आंसर होगा डी, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं, यानी कॉग्निशन और इमोशनल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें जो है नकारात्मक सहसंबंध होता है। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति उच्च संवेगिक दशा में होता है तो वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। यानी अगर हम जब मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं और हमारा पेपर है तो हम पेपर में अच्छा नहीं कर पाते, हम ही क्या कोई भी इंसान। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर होगा संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, बल्कि इनमें नकारात्मक सहसंबंध है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये कहता है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी क्या करते हैं? उनका उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, या फिर किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते, या फिर निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, या फिर सीखने के लिए प्रेरित एवं उत्सुक रहते हैं। देखिए, एक शिक्षक जो है अपने जब स्टूडेंट्स में विश्वास करेगा तो जो स्टूडेंट है उसको रुचि होगी, किसी भी चीज को सीखने के लिए वो मोटिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता हो कि मेरा टीचर जो है मुझे समझता है। टीचर और स्टूडेंट में एक बॉन्ड बन जाएगा। एक शिक्षक को विद्यार्थी की योग्यताओं और कार्यों, अनुभवों आदि पे एक विश्वास व्यक्त करना चाहिए।
यू आर द बेस्ट, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम ये कर सकते हो। इससे क्या होगा? विद्यार्थी में हीनता, कुंठा, अपमान जैसी भावना का विकास नहीं होगा और वे सीखने के लिए हमेशा जो है उत्सुक और प्रेरित रहेंगे। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9, मूल्यांकन को केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए या फिर वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए या फिर एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। मूल्यांकन जो है एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन जो है एक सतत प्रक्रिया है। यह शिक्षण के साथ ये निरंतर चलते रहता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसलिए ऑप्शन सी सही रहेगा इस प्रश्न का। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए मूल्यांकन को। और चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न 10 ये कहता है, बच्चों की गलतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है या फिर अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है या फिर प्रदर्शित करती है कि वे कितने लापरवाह हैं या फिर बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर उन्हें तुरंत सुधार देना चाहिए। फ्रेंड्स, बच्चों की गलतियां जो है वो अधिगम का एक भाग होता है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। बच्चे जो कुछ भी सीखते समय गलतियां करते हैं, वो गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं जो अधिगम में आने वाली कठिनाइयों की जानकारी जो है शिक्षक को उपलब्ध कराती है। और शिक्षक क्या करता है? एक शिक्षक जो है इन कठिनाइयों को समझ करके उनको दूर करने का प्रयास करता है। फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ टॉप 10 प्रश्नों की श्रृंखला। इसी तरह के और क्वालिटेटिव प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए जुड़े रहें स्टडी जोन 86 के साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रश्न पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।